ये एक्स नेवी पर्सनल है और इन पे इसराइल के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम है। अब सवाल ये उठता है कि भाई भारतीय सोल्जर्स भारत के लिए जासूसी करें तो भारतीय नागरिक उससे एक्सेप्ट करेंगे। ये भारतीय सोल्जर इसराइल के लिए क्यों जासूसी करेंगे? इसराइल को जासूसी कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इसराइल के हेल्प के लिए अपना जान दांव पे क्यों लगाए? ये भी वाजिब सवाल है। और शायद क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल सवाल है और इसलिए अब तक बीजेपी सरकार ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मामले में कि भाई क्या वो सच में जासूसी कर रहे थे या वो क्यों कर रहे थे, उन्हें किसने अलाउ किया, इस मामले में भारत सरकार ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये उनकी मर्जी है। हाँ, मीडिया चाहे तो सवाल कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए तो मीडिया ये सवाल पूछ सकती है, लेकिन आजकल मैक्सिमम तो गोदी मीडिया है। अभी एक जो अभी रिसेंट हमने रिएक्शन देखा उससे यही हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कंफ्यूज हो गए। ये बीजेपी की सरकार कंफ्यूज हो गई। वो इसराइल के साथ इतना इनका पेट जुड़ा हुआ है कि शुरू में इन्होंने गलती कर दिया कि जब इसराइल में हमला हुआ तो इन्होंने ट्वीट कर दिया, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन में बात कर लिया। फिर जब पब्लिक बैकलैश हुआ, जब इनके होश ठिकाने लगे, जब इनको किसी ने हिस्ट्री बताया होगा, तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि भाई हम फ़िलिस्तीनियों की जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है एक आज़ाद नेशन का, हम उसका सपोर्ट करते हैं। आ रहे हैं मीडिया में वो यही है कि ये जासूसी का मामला है कि कतर की एक प्राइवेट फर्म है जो इटली से सबमरीन को ख़रीदने में इंगेज थी और एक्चुअली ये लोग इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। 8 भारतीय एक्स नेवी पर्सनल हैं इसमें जो कि अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में एम्प्लॉयड थे कंपनी द्वारा। 2 कतरी नेशनल्स हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। तो क्योंकि ये एक संगीन मामला है, लेकिन भारत सरकार के पास बहुत रास्ता है इस डेथ पेनल्टी के खिलाफ एक्शन लेने का। देखिए, इनके फैमिली वालों ने, भारतीय नागरिक के फैमिली वालों ने, एक्स नेवी पर्सनल के फैमिली वालों ने शायद मर्सी पिटीशन फाइल भी किया। और तीसरा है कि डिप्लोमेटिक रास्ते से अगर कोई हल निकल सकता है उसका, तो भारत सरकार इस पर अपना पूरा ताकत झोंक देगी और झोंकना भी चाहिए। अगर ये हमारे भारतीय नागरिक हैं तो इसमें अगर डेथ पेनल्टी को कम्यूट किया जा सके तो पूरा कोशिश करना चाहिए। इसराइल को लेकर के भारतीय सरकार का क्या अप्रोच रहा है शुरू से, महात्मा गांधी के टाइम से, नेल्सन मंडेला जब जिंदा थे उस टाइम से, और थ्रू आउट जब जब फ़िलिस्तीनियों पर हमला हुआ इसराइल के द्वारा, तो भारत के लोगों का, भारतीय लोगों का, सिविल सोसाइटी का और यहाँ तक कि गवर्नमेंट का ये अप्रोच रहा है कि फ़िलिस्तीनियों की वो ज़मीन है, फ़िलिस्तीनियों का वो मुल्क है और इसराइल वहाँ पे एक ऑक्यूपेशन फोर्सेस है। फ़िलिस्तीनियों को आज़ादी मिलना चाहिए, उनका एक नेशन के तौर पे उनका पहचान होना चाहिए। ये स्टैंड रहा है। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त में उन्होंने ये भी बात बोला कि जनसंघ को लेकर के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि उनका स्टैंड बदल जाएगा। तो उन्होंने पब्लिक स्पीच में उस ज़माने में कहा था कि भाई हमारा अप्रोच ये है कि जिसकी जो ज़मीन है उसको मिलना चाहिए, अरबों फ़िलिस्तीनियों को मिलना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा, दुनिया भर के मुल्क ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा, भारत को भी भेजना चाहिए था, भारत ने भेजा है ह्यूमैनिटेरियन एड गाज़ा के लिए, लेकिन वो पहुंचा या नहीं पहुंचा इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दुनिया भर से ह्यूमैनिटेरियन एड आकर के बॉर्डर में रुक जाते हैं, बिना इसराइल के इजाज़त के वो गेट ही नहीं खुलता। तो इसमें जहाँ तक मामला है कि भाई नुकसान गाज़ा के लोगों का तो भरपूर नुकसान हुआ है, हज़ारों हज़ार लोग मारे जा रहे हैं और सीज़ फायर की डिमांड होती है। यहाँ पे इंडिया ने क्या किया कि यूनाइटेड नेशन में जब वोटिंग हुआ सीज़ फायर का तो वो अब्सटेन कर गए। मेरे पर्सनल व्यू में तो अब्सटेन नहीं करना चाहिए। ये जो है लॉन्ग स्टैंडिंग अप्रोच से डिपार्चर है मोदी सरकार का। उन्हें वोट देना चाहिए था इसके फेवर में कि भाई सीज़ फायर को बंद किया जाए। इन्होंने अब्सटेन किया, अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि इनका पॉलिसी में लेकर के कुछ कन्फ्यूजन है। पहला स्टेटमेंट यही था कि दे वर शॉक्ड, कि उन्हें शॉक्ड थे। उससे ये समझ में आता कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि ये जो केस चल रहा है, ये केस, उनकी गिरफ्तारी 8 एक्स इंडियन नेवीज़ पर्सनल, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लगभग 1.5 साल हो चुका है और उन्हें अब मालूम हुआ, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट था कि दे वर शॉक्ड टू सी दिस और पूरे एफर्ट्स ये लोग लेंगे जिससे कि उनका डेथ पेनल्टी को कम्यूट किया जा सके। तो इससे ये साबित होता है कि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया
सरकार की तरफ से, या उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि डेथ पेनल्टी का सज़ा मिल सकता है। तो क्या लगता है कि फॉरेन जो नीति हमारा, जो प्रधानमंत्री देश के कहते रहते हैं कि फॉरेन नीति हमारा बहुत स्ट्रांग है, हर विश्व में हमारा डंका बज रहा है, तो क्या लगता है कतर में डंका नहीं बज रहा है हमारा? नहीं, पिछले साल नरेंद्र मोदी ने फ़ोन में बात भी किया था कतर के अमीर से, दिवाली का उन्होंने बधाई दिया था। तो ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, क्योंकि भारत एक ऐसा मुल्क है जिससे आसपास के पड़ोसी मुल्क, चाहे मिडिल ईस्ट हो, हर कोई अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छा रिलेशन रखते हैं। लेकिन इस मुद्दे पे, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि उन्हें क्यों सज़ा दी गई। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं मीडिया में वो यही है कि ये जासूसी का मामला है, कि कतर की एक प्राइवेट फर्म है जो इटली से सबमरीन को ख़रीदने में इंगेज थी, और एक्चुअली ये लोग इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। 8 भारतीय एक्स नेवी पर्सनल हैं इसमें, जो कि अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में एम्प्लॉयड थे कंपनी द्वारा। 2 कतरी नेशनल्स हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। तो क्योंकि ये एक संगीन मामला है, लेकिन भारत सरकार के पास बहुत रास्ता है इस डेथ पेनल्टी के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का। देखिए, मोटा मोटी तीन रास्ता है। एक कि लीगल ऑप्शन, जो कोर्ट का फ़ैसला आया है उसको वो अपील करें, हायर कोर्ट में जाए। दूसरा, ये हम सब जानते हैं कि एक वहाँ पे माफ़ी देने का, मर्सी पिटिशन का एक प्रोविज़न है, जो कतर के अमीर इस मर्सी पिटिशन को रमज़ान के महीने में ईद के मौके पर फ़ैसला सुनाते हैं उस पर। तो मर्सी पिटिशन का भी ऑप्शन है, और शायद इनके फैमिली वालों ने, भारतीय नागरिक के फैमिली वालों ने, एक्स नेवी पर्सनल के फैमिली वालों ने शायद मर्सी पिटिशन फाइल भी किया। और तीसरा है कि डिप्लोमेटिक रास्ते से अगर कोई हल निकल सकता है उसका, तो भारत सरकार इस पे अपना पूरा ताकत झोंक देगी, और झोंकना भी चाहिए। अगर ये हमारे भारतीय नागरिक हैं तो इसमें अगर डेथ पेनल्टी को कम्यूट किया जा सके तो को पूरा कोशिश करना चाहिए। 2024 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा ईद और रमज़ान का महीना 2024 में फरवरी मार्च के आसपास रहेगा, और इलेक्शन मई में होने वाला है। तो मर्सी पिटिशन का रास्ता जो है उस वक्त में हो सकता है कि मर्सी पिटिशन अलाउ कर दिया जाए अमीर द्वारा, तो उसे दिखा सकते हैं कि भाई देखो, ये विश्व गुरु जो अपने आप को पोर्ट्रे किया जाता है नरेंद्र मोदी जी को, तो इलेक्शन के नज़रिए से उसको जोड़ करके लोगों में वोट टानने के लिए वो बात कहा जा सकता है। दूसरी बात है कि क्या भारत सरकार ने अपने भारतीय नागरिकों को नेगलेक्ट किया। देखिए, कतर में लगभग 80 लाख इंडियन काम करते हैं, आंकड़ा लगभग ऐसा ही है। लेकिन ये कोई आम सिविलियन नहीं है जिनको डेथ पेनल्टी मिला है, ये एक्स नेवी पर्सनल है, और इन पे इसराइल के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, भारतीय सोल्जर्स भारत के लिए जासूसी करें तो भारतीय नागरिक उससे एक्सेप्ट करेंगे। ये भारतीय सोल्जर इसराइल के लिए क्यों जासूसी करेंगे? इसराइल को जासूसी कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इसराइल के हेल्प के लिए अपना जान दाव पे क्यों लगाए? ये भी वाजिब सवाल है। और शायद क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, और इसलिए अब तक बीजेपी सरकार ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मामले में कि भाई क्या वो सच में जासूसी कर रहे थे, या वो क्यों कर रहे थे, उन्हें किसने अलाउ किया, इस मामले में भारत सरकार ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये उनकी मर्जी है। हाँ, मीडिया चाहे तो सवाल कर सकते हैं, अगर प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं तो मीडिया ये सवाल पूछ सकती है। लेकिन आजकल मैक्सिमम तो गोदी मीडिया है, तो जो है सब लोगों के सामने है। इलेक्शन में इसको कितना महत्व मिलता है वो लोग डिसाइड करेंगे। बा- नहीं, नेवी का मुद्दा वो कितना अपने हक में उठाएंगे, वो तो तभी उठाएंगे जब अगर उनके डेथ पेनल्टी में माफ़ी मिल जाता है, मर्सी पिटिशन अलाउ कर देते हैं वहाँ के अरब के, कतर के अमीर। जहाँ तक दूसरा मुद्दा है कि इसराइल को लेकर के भारतीय सरकार का क्या अप्रोच रहा है, शुरू से महात्मा गांधी के टाइम से, नेल्सन मंडेला जब जिंदा थे उस टाइम से, और थ्रू आउट जब जब फ़िलिस्तीनियों पर हमला हुआ इसराइल के द्वारा, तो भारत के लोगों का, भारतीय लोगों का, सिविल सोसाइटी का, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट का ये अप्रोच रहा है कि फ़िलिस्तीनियों की वो ज़मीन है, फ़िलिस्तीनियों का वो मुल्क है, और इसराइल वहाँ पे एक ऑक्यूपेशन फोर्सेस है। फ़िलिस्तीनियों को आज़ादी मिलना चाहिए, उनका एक नेशन के तौर पे उनका पहचान होना चाहिए। ये स्टैंड रहा है।
यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त में उन्होंने ये भी बात बोला कि जनसंघ को लेकर के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि उनका स्टैंड बदल जाएगा। तो उन्होंने पब्लिक स्पीच में उस ज़माने में कहा था कि भाई हमारा अप्रोच ये है कि जिसकी जो ज़मीन है उसको मिलना चाहिए, अरबों फ़िलिस्तीनियों को मिलना चाहिए। अभी एक जो अभी रिसेंट हमने रिएक्शन देखा उससे यही हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कंफ्यूज हो गए, ये बीजेपी की सरकार कंफ्यूज हो गई। वो इजराइल के साथ इतना इनका पेट जुड़ा हुआ है कि शुरू में इन्होंने गलती कर दिया कि जब इजराइल में हमला हुआ तो इन्होंने ट्वीट कर दिया, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन में बात कर लिया। फिर जब पब्लिक बैकलैश हुआ, जब इनके होश ठिकाने लगे, जब इनको किसी ने हिस्ट्री बताया होगा, तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि भाई हम फ़िलिस्तीनियों की जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है एक आज़ाद नेशन का, हम उसका सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक भारत सरकार का एटलीस्ट नाउ रवैया बहुत ही डाउटफुल रहा है। एक तरफ से इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा, दुनिया भर के मुल्क ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा, भारत को भी भेजना चाहिए था, भारत ने भेजा है ह्यूमैनिटेरियन एड गाज़ा के लिए, लेकिन वो पहुंचा या नहीं पहुंचा इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दुनिया भर से ह्यूमैनिटेरियन एड आकर के बॉर्डर में रुक जाते हैं बिना इजराइल के इजाज़त के, वो गेट ही नहीं खुलता। तो इसमें जहाँ तक मामला है कि भाई नुकसान गाज़ा के लोगों का तो भरपूर नुकसान हुआ है, हज़ारों हज़ार लोग मारे जा रहे हैं और सीज़ फायर की डिमांड होती है। यहाँ पे इंडिया ने क्या किया कि यूनाइटेड नेशन में जब वोटिंग हुआ सीज़ फायर का तो वो अब्सटेन कर गए। मेरे पर्सनल व्यू में तो अब्सटेन नहीं करना चाहिए। ये जो है लॉन्ग स्टैंडिंग अप्रोच से डिपार्चर है मोदी सरकार का, उन्हें वोट देना चाहिए था इसके फेवर में कि भाई सीज़ फायर को बंद किया जाए। इन्होंने अब्सटेन किया, अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि इनका पॉलिसी में लेकर के कुछ कन्फ्यूजन है। आज देखिए, जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन बमबारी रुकवा देगा, वो उन्हें तजुर्बा नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, उन्हें तजुर्बा नहीं है इसराइल के रवैये का और वहाँ पे ज़मीनी हकीकत का। सिर्फ यूनाइटेड नेशन के कह देने से ये बमबारी नहीं रुकेगा। और कल ही नेतन्याहू ने बोला कि वो सीज़ फायर नहीं करेगा। उनका मकसद तो है कि वो वहाँ पे जितना मैक्सिमम लोगों को जान से मार दे और जो गाज़ा पट्टी है उसको खाली करा करके इसराइल अपने कब्ज़े में ले ले, इसराइल का हिस्सा बना ले, गाज़ा फ़िलिस्तीनियों का, गाज़ा शहर का नामो निशान मिटा दे। उनके ओपनली उनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं, नेतन्याहू के पार्टी के सीनियर लीडर कह रहे हैं, जो सेनेट मेंबर है, पार्लियामेंटेरियन है, वो लोग, इजरायली जो पार्लियामेंटेरियन वो लोग कह रहे हैं, वहाँ के जो मिलिट्री पर्सन है वो लोग कह रहे हैं, सारे लोग ओपनली मीडिया में कह रहे हैं कि हमास को छोड़ो, फ़िलिस्तीन को पूरा ख़त्म कर दो, गाज़ा पट्टी को पूरा ख़त्म कर दो, फ्लैटन कर दो, वो बिल्डिंग को एक बिल्कुल सी साफ़ कर दो। ये अप्रोच है। तो ऐसे में अगर कोई उम्मीद लगा के बैठा है कि यूनाइटेड नेशन के कहने से कुछ हो जाएगा, नहीं होने वाला। ये टेररिस्ट कह देना हमास को, ये इसराइल का प्रोपागंडा है। ये प्रोपागंडा चला करके वो लोग अपने एक्शन को जस्टिफाई करते हैं, उनका यही अप्रोच रहा है। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं आज भी जो हमास को आतंकवादी नहीं कहते, जो कहते हैं कि भाई ये उनका रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जंग आज़ादी लड़ रहे हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं हथियार उठा करके अपने मुल्क को आज़ाद करने के लिए। यूनाइटेड नेशन भी आप देख लिए कि क्या उसने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला है? क्या उसके अड़ोस पड़ोस के जितने भी मुल्क हैं, क्या सारे हमास को टेररिस्ट, सिवाय इसराइल के और सिवाय वो लोग जिस पे इसराइल का जोर चलता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और दूसरे यूनाइटेड किंगडम है, ऐसे भी मुल्क हैं जो वो लोग ही सिर्फ कहते हैं कि ये टेररिस्ट है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो एक प्रोपेगेंडा है। भाई कुछ लोग हैं, फ़िलिस्तीन है, आप आकर के उनके ज़मीन को कब्ज़ा कर लिए और अब वो अपने ज़मीन को आज़ाद करने के लिए हमला करते हैं तो आप उनको ही घुस के मारते हैं। लोग सब समझते हैं, लेकिन सवाल है कि बिना मिलिट्री एक्शन के इसराइल रुकने वाला नहीं है। ये जो लोग गाय मूत्र पीते हैं, गाय मूत्र पीने का बात कहते हैं कि वाटर जैसे कॉरपोरेशन में पानी सप्लाई होता है वैसे गौमूत्र का सप्लाई होना चाहिए। हम उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? इन्हीं के जमात में से एक बंदा है, वो एक सुदर्शन ना क्या एक टीवी चैनल चलाता है, वो कह रहा है कि क्या यहूदी यदवंशी हैं? क्या हमारे रामायण के यदवंशी हैं? ये तो अपनी दुनिया में रहते हैं।
भाई जो यहूदी हैं, ज्यूज़ हैं, तौरात को मानने वाले, वो इसको अपोज कर रहे हैं। वो कह रहे कि फ़िलिस्तीन में जंग बंद करो। ये जानते क्या है? हिस्ट्री ना जानते ना कुछ, और चले आते हैं कुछ भी कह देते हैं। ये सिर्फ मीडिया में बेतुका बयान दे रही है कंगना रनावत। ना उसका फिल्म चल रहा है, ना उसे कोई ऐड मिल रहा है, कुछ तो मिल नहीं रहा। उनका दुकान बंद हो गया। अपना दुकान को रिवाइव करने के लिए वो सोच रही है कि भाई आज देश में एक नफ़रत का माहौल है, चलो इस नफ़रत की बहती हुई गंगा में हाथ धो लिया जाए। यही उनका मंशा है। ना तो वो इज़राइल जाने वाली हैं, ना उनको कोई इज़राइल लेकर जाने वाला है, और ना ही उनके अंदर हिम्मत है कि वो ज़्यादा कुछ कर सके। अगर सच में ही वो स्टार होती, बॉलीवुड की स्टार होती, तो एक ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पे उनको ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करना चाहिए। इसराइल में अगर अटैक हुआ, वहाँ पे भेज देना चाहिए। आज गाज़ा के लोगों को ज़रूरत है, पानी नहीं है, फ्यूल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, खाना नहीं है, मेडिसिन नहीं है। कुछ कर सकती तो उन्हें ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे कुछ करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। नहीं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री जानते नहीं हैं। वो भी अपने गौशाला में गौमूत्र पीते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा पढ़ाई करना चाहिए। हर वक्त, हर ज़माने में देश में लोगों का प्रोटेस्ट हुआ है। भले ही आज अमेरिका जुल्म करे तो उसका प्रोटेस्ट भारत के लोग करेंगे, भारत जुल्म करेगा तो उसका प्रोटेस्ट फ्रांस के लोग करेंगे। लोगों का सेंटिमेंट है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी की बात है, इंसानियत का बात है। इंसानियत को आप बॉर्डर से नहीं बांट सकते, मुल्क के नाम से नहीं बांट सकते। पूरा दुनिया एक वन फैमिली है। अगर हम ये कहेंगे कि ज़मीन में सारे रहने वाले लोग इंसानियत है, इंसानियत एक फैमिली है, तो ये बॉर्डर से आगे उठकर लोग हमेशा प्रोटेस्ट करते आए हैं और प्रोटेस्ट करते रहेंगे।